बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबीन। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिले तो आप यूट्यूब से मेरे चैनल को सर्च करें। सर्च करने के बाद सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल सके। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स चैप्टर नंबर 4 FSC पार्ट 1। इस लेक्चर में हम लिक्विड क्रिस्टल्स और उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। जब हम किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो वो सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो मेल्ट होने के बाद ट्रांसपेरेंट लिक्विड फॉर्म जनरेट कर देते हैं, यानी कि जब हम सॉलिड को टेम्परेचर देंगे तो मेल्ट होकर जैसे ही वो लिक्विड फेज़ में आएगा वो लिक्विड फॉर्म ट्रांसपेरेंट होगी। ट्रांसपेरेंट से मुराद है वाज़िया होगी, उसमें कोई धुंधलापन नहीं होगा। जबकि कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिनको हम जब मेल्ट करते हैं यानी हीट देते हैं तो हीट देने के बाद जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं वो लिक्विड फॉर्म ट्रांसपेरेंट नहीं होती, उसमें धुंधलापन होता है, वो टर्बिड लिक्विड फॉर्म होती है। और फिर जब हम उसे और हीट देते हैं तो और हीट देने के बाद वो टर्बिड फॉर्म क्लियर सॉल्यूशन में या क्लियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर हम ये बात कहते हैं कि कुछ ऐसे सॉलिड मटेरियल हैं जिनको जब हम हीट दें तो हीट देने के बाद वो डायरेक्ट क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनाते। हीट देंगे तो पहले वो मेल्ट होंगे, मेल्ट होकर वो टर्बिड सॉल्यूशन बनाएंगे, टर्बिड फॉर्म में आएंगे और टर्बिड फॉर्म के बाद वो क्लियर फॉर्म में जाएंगे यानी क्लियर सॉल्यूशन या क्लियर लिक्विड फेज़ बनाएंगे। यानी ऐसा लिक्विड टर्बिड फेज़ जो मेल्ट होने के बाद और क्लियर लिक्विड बनने से पहले एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड टर्बिड फेज़ मेल्टिंग और क्लियर लिक्विड बनने के दरमियान एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स किसने डिस्कवर किए? 1888 में फ्रेडरिक वेंजर एक साइंटिस्ट था जो कि एक बॉटनिस्ट था। उसने लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्कवर किए। उस वक़्त वो एक कंपाउंड कोलेस्टेरॉल बेंजोएट को स्टडी कर रहा था। उसने इसको हीट दी। जैसे ही टेम्परेचर 145 पर पहुंचा तो देखा ये सॉलिड कंपाउंड मेल्ट हो गया है। लेकिन मेल्ट हो के जब ये लिक्विड बना तो इस लिक्विड की हालत मिल्की थी। मिल्की का मतलब है दूधिया था, धुंधलापन था, क्लियर नहीं था। लेकिन वो टेम्परेचर देता गया। जैसे ही टेम्परेचर 179 हुआ तो ये लिक्विड क्लियर लिक्विड बन गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। तो फिर दोबारा इसको कूल किया गया, मतलब 179 से अबव टेम्परेचर था, इसको दोबारा कूल किया, 179 से कम हो गया और देखा फिर इसमें धुंधलापन आ गया और फिर 145 से भी कम किया तो फिर ये सॉलिड बन गया। तो फिर मेल्टिंग और क्लियर लिक्विड फॉर्मेशन के दरमियान जो फिज़िकल स्टेट थी उसको लिक्विड क्रिस्टल्स का नाम दिया गया। यानी 145 सेल्सियस टेम्परेचर से अबव और 179 सेल्सियस टेम्परेचर से बिलो, यानी कि इन दोनों के दरमियान 145 से 179 सेल्सियस के दरमियान जो लिक्विड स्टेट मौजूद थी उसको लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया गया। और ये टेम्परेचर सिर्फ इसी कंपाउंड के लिए है, यानी ये जो सॉलिड कंपाउंड था यही वो सॉलिड कंपाउंड है जो इस टेम्परेचर की रेंज में लिक्विड क्रिस्टल बनाता है। इसके अलावा जो कोई और सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल बनाते होंगे उनका टेम्परेचर ये नहीं होगा, ये सिर्फ इसी कंपाउंड के लिए फिक्स है। तो हम ये बात कहते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स एक ऐसी फिज़िकल स्टेट है जो मेल्ट होने के बाद और क्लियर लिक्विड फॉर्मेशन से पहले यानी कि मेल्टिंग और क्लियर लिक्विड फॉर्मेशन के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। टर्बिड लिक्विड फेज़, इसको हमने लिक्विड क्रिस्टल्स का नाम दिया। अब इसको लिक्विड क्रिस्टल्स क्यों कहा गया? ये तो लिक्विड फॉर्म में है। इसकी वजह यह है कि इस फिज़िकल स्टेट में दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड जैसी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टल्स जैसी हैं। लिक्विड जैसी प्रॉपर्टीज़
फॉर एग्ज़ाम्पल विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड फ्लूइडिटी। सरफेस टेंशन का मतलब ये है कि लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल मौजूद हैं उनको नीचे को खिंचाव महसूस होता है, जबकि सॉलिड पे ऐसा नहीं होता। और फ्लूइडिटी का मतलब ये है कि जिस तरह लिक्विड फ्लो करता है उसी तरीके से लिक्विड क्रिस्टल्स भी फ्लो कर सकते हैं। क्रिस्टल्स लाइक प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है वो प्रॉपर्टीज़ जो लाइट के साथ डिस्कस की जाती हैं या लाइट को यूज़ करते हुए एक्सप्लेन की जाती हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स हैव सेम ऑर्डरली अरेंजमेंट, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की अरेंजमेंट एक ख़ास होती है, डेफिनेट पैटर्न होता है। वही डेफिनेट पैटर्न इनके अंदर भी पाया जाता है। अब एक टर्म नेक्स्ट यूज़ होगी आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो इन टर्म्स का यहाँ क्या इस्तेमाल है वो हम आगे ही देखेंगे, लेकिन पहले इस टर्म को यहाँ डिफ़ाइन ज़रूर कर लेते हैं कि आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको जिस मर्जी डायरेक्शन से मेजर किया जाए वो सेम रहती हों, उनको आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी से मुराद ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप जिस मर्जी डायरेक्शन से मेजर करें, डायरेक्शन के चेंज होने से उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसी चीज़ का आप किसी भी साइड से नोट करना शुरू कर दें तो वॉल्यूम की वैल्यू सेम ही रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम एक आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और एनआइसोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल्स एनआइसोट्रॉपिक हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स हमेशा एनआइसोट्रॉपिक ही होंगे। अब एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? तो पहले हम एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देते हैं। एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज हो जाए, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो डायरेक्शन बदल के उसको मेजर करें तो उसकी वैल्यू बदल जाए, उसको हम एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम ग्रेफाइट की कंडक्टेंस से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये नेक्स्ट भी पॉइंट आएगा तो वहाँ पर भी आपके काम आ जाएगी। आप जानते हैं कि ग्रेफाइट लेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन की लेयर्स होती हैं। तो अगर हम ग्रेफाइट को करंट इस तरह सप्लाई करें जिस डायरेक्शन में उसकी लेयर मौजूद है करंट भी उसी डायरेक्शन में जाए, तो ग्रेफाइट में से करंट गुजर जाता है और वो कंडक्टर के तौर पर काम करता है। अगर हम ग्रेफाइट को करंट इस डायरेक्शन में अप्लाई करें कि जिस तरह उसकी लेयर्स मौजूद हैं करंट की उसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन बन जाए, यानी ऊपर से करंट दें, तो करंट उसमें से नहीं गुजरेगा, तो उस वक़्त ग्रेफाइट इंसुलेटर का काम कर रहा होगा। तो ग्रेफाइट में से करंट के गुजरने की एबिलिटी चेंज हो गई। क्यों चेंज हुई? डायरेक्शन के चेंज होने से। इसका मतलब ये हुआ कंडक्टेंस ऑफ ग्रेफाइट एक एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है जो कि डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज हो गई। तो एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी वही होती है जो डायरेक्शन के बदलने से बदल जाए। तो ग्रेफाइट के बारे में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेफाइट कंडक्टर है या इंसुलेटर। तो आपने बताना है ग्रेफाइट कंडक्टर भी है और इंसुलेटर भी है। एक डायरेक्शन में कंडक्टर है और एक डायरेक्शन में इंसुलेटर है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज। लिक्विड क्रिस्टल्स लिक्विड की तरह फ्लो करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स की विस्कोसिटी भी होती है जिस तरह लिक्विड की विस्कोसिटी होती है। लिक्विड क्रिस्टल्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं जस्ट लाइक क्रिस्टल्स। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है लाइट के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स थोड़े से रिजिड होते हैं, मतलब थोड़े सख्त होते हैं, बिल्कुल लिक्विड की तरह नहीं होते। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर से मुराद है कि जो क्रिस्टल्स उसके अंदर मौजूद हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर, उनका ऑर्डर उनकी अरेंजमेंट के मुताबिक। लिक्विड क्रिस्टल्स की 3 क्लासेस बनाई गई, नमैक्टिक, स्मैक्टिक और कोलेस्टेरिक। अब आप इन तीनों को यहाँ देख सकते हैं। तो तीनों के अंदर जो क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट है या क्रिस्टल्स का ऑर्डर है वो आपको दिखाया हुआ है। तो देखें, सबसे लेफ़्ट साइड पे नमैक्टिक है,
अगर क्रिस्टल्स इस तरह एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हों तो उसे नमेक्टिक अरेंजमेंट कहते हैं, और अगर क्रिस्टल्स सेंटर वाली अरेंजमेंट की तरह एक दूसरे के ऊपर हों तो इसको स्मैक्टिक कहते हैं। और कोलेस्टेरिक सबसे राइट साइड पे है, वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं, तो अगर इस तरह क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट हो तो उसे हम कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल बोलेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स का जहाँ जहाँ पर भी इस्तेमाल है उसके इस्तेमाल के पीछे एक ही मेन लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि हमने ये बात पढ़ी थी कि जब हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने के बाद वो टर्बिड लिक्विड बन जाता है, फिर अगर हम और टेम्परेचर देते हैं तो वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि टर्बिड लिक्विड से क्लियर लिक्विड बनने तक उसकी लेयर्स के दरमियान, उनके पार्टिकल्स के दरमियान फासला बदलता रहता है। जब पार्टिकल्स के दरमियान फासला बदलता रहेगा तो लिक्विड क्रिस्टल की एबिलिटी टू अब्जॉर्ब और टू रिफ्लेक्ट द लाइट चेंज होती रहेगी। लिक्विड क्रिस्टल्स की एबिलिटी करंट कंडक्टेंस की चेंज होती रहेगी। लिक्विड क्रिस्टल्स की एबिलिटी कलर शो करने की चेंज होती रहेगी। तो इस बुनियाद पर हम लिक्विड क्रिस्टल्स को जहाँ जहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, मेन यही बेसिक रीज़न है, इस चेंज की वजह से हम उसे वहाँ पर अप्लाई करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स की पहली एप्लीकेशन एज अ टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर सेंसर मतलब टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए। अब मैंने आपको पहले ही बात बताई है कि टेम्परेचर के चेंज होने से लिक्विड क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स का फासला बदलता रहता है, जिसकी वजह से एबिलिटी टू अब्जॉर्ब द लाइट, एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द लाइट, एबिलिटी टू कंडक्ट द करंट, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो इसी बुनियाद पर लिक्विड क्रिस्टल्स को अप्लाई किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टल्स जैसी हैं, जैसा कि लिक्विड क्रिस्टल लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। वाइट लाइट जब लिक्विड क्रिस्टल्स के ऊपर गिरती है तो लिक्विड क्रिस्टल उसमें से कुछ वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड क्रिस्टल्स हमें कलर्ड नज़र आते हैं। और जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की लेयर्स के दरमियान फासला बदल जाता है, जिसकी वजह से लिक्विड क्रिस्टल की एबिलिटी टू अब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट द लाइट चेंज हो जाती है। अब जब वाइट लाइट उसके ऊपर गिरेगी तो डिफरेंट कलर, डिफरेंट वेवलेंथ अब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट होगी, जिसकी वजह से कलर चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर चेंज होने से लिक्विड क्रिस्टल्स का कलर चेंज हो जाता है। इसी बात की बुनियाद पर हम लिक्विड क्रिस्टल्स को टेम्परेचर सेंसर के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स की दूसरी एप्लीकेशन है कि हम लिक्विड क्रिस्टल्स को पोटेंशियल फेलियर फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई सर्किट कहीं से डैमेज है तो लिक्विड क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करते हुए हम उस डैमेज पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। हम उस सर्किट पे लिक्विड क्रिस्टल्स अप्लाई करेंगे, जहां से सर्किट डैमेज होगा वहां से करंट रिलीज़ हो रहा होगा। वो करंट लिक्विड क्रिस्टल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से लिक्विड क्रिस्टल्स का कलर चेंज हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कोई सर्किट कहाँ से डैमेज है। तीसरी एप्लीकेशन है रूम थर्मामीटर। हम लिक्विड क्रिस्टल्स को रूम थर्मामीटर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स को थर्मामीटर में यूज़ करें तो वो थर्मामीटर रूम थर्मामीटर के तौर पर काम कर सकता है, जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट कलर शो करेगा। चौथी एप्लीकेशन है यूज़ ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स टू लोकेट द इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। हम लिक्विड क्रिस्टल को इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर हमारी बॉडी का कोई इन्फेक्टेड पार्ट होगा उस हिस्से का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। जब हम लिक्विड क्रिस्टल को वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो लिक्विड क्रिस्टल्स का कलर चेंज हो जाएगा, तो हम डिटेक्ट कर लेंगे कि इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी कौन सा है। इसी तरीके से हम स्किन, वेन्स, आर्टरीज और ट्यूमर वगैरह को डिटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग दी लिक्विड क्रिस्टल्स, क्योंकि जिस हिस्से पर कोई प्रॉब्लम होगी उस हिस्से का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और टेम्परेचर ज़्यादा होने से वो लिक्विड क्रिस्टल्स का कलर चेंज कर देगा। पांचवी एप्लीकेशन है लिक्विड क्रिस्टल्स को हम स्किन थर्मोग्राफी में भी इस्तेमाल करते हैं। स्किन थर्मोग्राफी में भी सेम वही प्रिंसिपल है। अगर कहीं ब्लड ब्लॉकेज होगी तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से लिक्विड क्रिस्टल्स का कलर चेंज होगा और हम उसे डिटेक्ट कर लेंगे। एप्लीकेशन नंबर 6 है
लिक्विड क्रिस्टल यूज टू डायग्नोस दी ब्रेस्ट कैंसर। लिक्विड क्रिस्टल को हम ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सेम वही प्रिंसिपल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। बॉडी का जो भी इन्फेक्टेड पार्ट होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और ब्रेस्ट कैंसर के केस में भी इसी तरीके से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और हम लिक्विड क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करते हुए डायग्नोस कर लेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर मौजूद है या नहीं है। कलर चेंज हमें ऑब्जर्व हो जाएगा। 7वीं एप्लीकेशन है लिक्विड क्रिस्टल इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। लिक्विड क्रिस्टल छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डाटा वगैरह को शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि कैलकुलेटर में एक छोटी स्क्रीन आपने देखी होगी, वो लिक्विड क्रिस्टल से बनी होती है जिसके ऊपर डाटा शो होता है। इसी तरह डिजिटल वॉच की जो स्क्रीन है वो भी लिक्विड क्रिस्टल से बनी होती है। इसके अलावा LCD जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, LCD का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में डिस्प्ले स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनके इस इस्तेमाल के पीछे एक वजह यह है कि लिक्विड क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर, प्रेशर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आने वाला थोड़ा सा चेंज भी इनके ऊपर ज़्यादा असर करता है। 8वीं एप्लीकेशन है लिक्विड क्रिस्टल्स को हम क्रोमेटोग्राफी में भी इस्तेमाल करते हैं। क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड क्रिस्टल्स को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। 9th एप्लीकेशन है कि लिक्विड क्रिस्टल्स को डिस्प्ले स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल्स को हम ऑसिलोग्राफिक और टीवी डिस्प्ले के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। टीवी डिस्प्ले मतलब टीवी के तौर पर इसे इस्तेमाल करना वो तो बहुत कॉमन हो चुका है। ऑसिलोग्राफिक यूज़ इसका ये है कि अगर हम करंट को विजुलाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि करंट में कितनी उसकी वेवलेंथ है, कितना उसका एम्पलीट्यूड है, या रेक्टिफिकेशन करते वक्त भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। फिज़िक्स में आप रेक्टिफिकेशन की टर्म पढ़ेंगे। तो करंट को देखने के लिए या डिफरेंट वेव्स को देखने के लिए हम इसे ऑसिलोग्राफिक डिस्प्ले को इस्तेमाल करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जज़ाकल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।